स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से कुछ चैप्टर को काट के अलग कर दिया गया है। ठीक, तो उसमें हमारा जो जनन वाला यूनिट है उसमें पहला चैप्टर काट के अलग कर दिया गया है, जो था जीवों में जनन। इससे पहले हमने उसी पे वीडियो बनाई थी। तो अब नए सिलेबस के हिसाब से वो चैप्टर तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो अब नए सिलेबस के हिसाब से हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये हमारा पहला टॉपिक, पहला अध्याय होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि पुष्पी पादप मतलब होता क्या है। पुष्पी पादप का मतलब क्या है? तो पुष्पी पादप का मतलब होता है ऐसे पौधे जिसमें फूल बनता हो, जिसमें पुष्प लगते हों। जिसमें पुष्प बनते हैं उसी को हम कहते हैं पुष्पी पादप। मतलब फूल वाले पौधों को पुष्पी पादप कहते हैं। पुष्पी पादप में फूल बनता है, उसके बाद फल और बीज का निर्माण होता है। या इन्हीं पुष्पी पादपों को हम कहते हैं आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक, तो ऐसे पौधे जिनमें फूल बनते हैं, फूल के बाद फल और बीज का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं पुष्पी पादप या आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जितने भी पुष्पी पादप होते हैं उनमें कैसा लैंगिक जनन होता है, कौन कौन से लैंगिक भाग हैं, कौन कौन सी नई संरचनाओं का निर्माण होता है, यही से हमें टॉपिक में पढ़ना है। तो ये हो गया पुष्पी पादप। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो लैंगिक जनन का मतलब है जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत लिंगी जीवों से या दो अलग अलग जीवों, जैसे हम क्रमशः नर और मादा कहते हैं, जब उनसे नए जीव का निर्माण होता है तो उसी को कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक, तो जैसे लैंगिक जनन में दो जीव होता है, एक होता है नर जीव और दूसरा होता है मादा। तो नर के शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं नर युग्मक। मादा के शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका बनती है, इसे हम कहते हैं मादा युग्मक। और जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं, निषेचन करते हैं, तो इसके फलस्वरूप एक नई संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। लैंगिक जनन एक ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर एक नई जीव का निर्माण करते हैं। तो जब सबसे पहली कोशिका बनती है उसे हम कहते हैं युग्मनज। युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से जीवों में नया शिशु बनता है और पेड़ पौधों में बीज का निर्माण होता है। तो हो गया पुष्पी पादप और लैंगिक जनन का मतलब। अब इस चैप्टर में है जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा वो होगा पुष्प या फ्लावर। मतलब पुष्प किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबने पुष्प देखा ही है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकृति के, रंग के फूल लगते हैं। तो फूल की एग्जैक्ट परिभाषा क्या, फ्लावर किससे कहते हैं। तो पुष्प या फ्लावर किसी भी आवृतबीजी पौधे का प्रमुख जनन अंग होता है। पुष्प पौधे का जनन अंग है जो पुष्पीय कलिका से, जिसे हम साधारण भाषा में कली कहते हैं, जो पुष्पीय कलिका से बनती है। ठीक, पुष्प क्या है? पुष्प पौधे का जनन अंग है जिसका निर्माण किससे होता है? पुष्पीय कलिका से होता है। या एक और परिभाषा हम कह सकते हैं, पुष्प पौधे का रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब हो सकता तना। पुष्प पौधे का रूपांतरित प्ररोह है
जो विकसित होकर फल व बीज बनाता है। ठीक, फिर से देखते हैं कि पुष्प का मतलब क्या है। पुष्प पौधे का प्रमुख जनन अंग है, प्रमुख जनन अंग है जिसका विकास कलिका से या कली से होता है। ये तो हो गई एक परिभाषा। दूसरा क्या है कि पुष्प पौधे का रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब होता है तना, रूपांतरित होकर पुष्प तना पुष्प का निर्माण करता है और उसी पुष्प से आगे चलकर बीज और फल का निर्माण होता है। तो हो गया पुष्प की परिभाषा। अब पुष्प आवश्यक क्यों होता है पौधों में, कलरफुल क्यों होते हैं, तो ये तो होगी पुष्प की परिभाषा। अब आइए देखते हैं आगे पुष्प की संरचना। तो पुष्प में कुल मिला के 4 भाग होते हैं। ठीक, ये हम बना के देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग हैं। समझ में आया, इसलिए हम इसे अलग अलग कलर से बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पुष्प में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले पुष्प में देखा होगा आप लोगों ने, किसी भी फूल के सबसे निचले पॉइंट पर हरी हरी पत्तियों की संरचना होती है। ठीक, 4, 5, 6 की संख्या में। तो इस पर जो ये वाला भाग होता है, हरी हरी पत्तियों वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक, या इंग्लिश में से कहते हैं कैलिक्स। फूल का वह भाग जो सबसे निचले पॉइंट पे हरा हरा होता है, पत्ती जैसी संरचना होती है, उसे हम कहते हैं बाह्य दल या कैलिक्स। इसके बाद उसका कलरफुल भाग आता है जिसे हम अपनी भाषा में पंखुड़ी कहते हैं। अलग अलग फूल में लाल, पीला, अलग अलग कलर का होता है। तो पंखुड़ी को हम कहते हैं, ये कलरफुल भाग, इसे हम कहते हैं दलपुंज या इसे कोरोला कहते हैं। तो अभी 2 पार्ट हमने पढ़ा। सबसे पहला फूल का सबसे निचला पार्ट जिसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज, हरे कलर का होता है, इसे कैलिक्स कहा जाता है। दूसरा भाग है जो कलरफुल भाग है जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं, उसे कहते हैं दलपुंज या कोरोला। ये 2 भाग हो गए। ये दोनों भाग जो होते हैं ये पुष्प के सहायक भाग कहलाते हैं, सहायक अंग कहलाते हैं। अब इसके अलावा 2 भाग और है। एक ही बीच वाला अंदर का भाग है, इसके किनारे किनारे जो पतले पतले डंडे से संरचना लगी होती है, फिलामेंट लगे होते हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बाहरी संरचना है, जो बाहर से लगा हुआ है, ये क्या है। तो इसे हम कहते हैं पुमंग या इसे एंड्रोशियम कहते हैं। पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। इस पूरे भाग को पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। ये पौधे का क्या है, ये नर जनन अंग है, ये नर जननांग है पौधे का। तो पौधे का नर जननांग क्या कहलाता है, पुमंग या एंड्रोशियम कहलाता है। तो पुमंग की संख्या जो होती है अधिकांशतः फूलों में 1 से ज़्यादा होती है। 4, 6, 8 अलग अलग फूल, अलग अलग जातियों के पौधों में इनकी संख्या कम ज़्यादा अपने हिसाब से होती है। ये हो गया नर भाग। अब इसका जो बीच वाला भाग बचा है इसे हम कहते हैं जायांग।
या इसे कहते हैं गाइनोसियम। ठीक, ये क्या है, ये पौधे का मादा जननांग है। फिर से देख लेते हैं एक बार। किसी भी फूल का सबसे बाहरी जो भाग होता है, हरे कलर का भाग, उसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। सामान्य रूप से इसकी संख्या 4, 6, 8 अलग अलग फूलों में अलग अलग होती है। इसे सामूहिक रूप से हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, लेकिन जब इसके एक भाग की बारी आती है, किसी एक पत्ती की बारी आएगी, तो हम उसे कहते हैं बाह्य दल सिर्फ कहते हैं। मतलब इसका एक वचन बाह्य दल, या इसे कहते हैं सेपल। एक सिर्फ एक पत्ती को बाह्य दल कहेंगे और पूरे जो भाग है उसे हम कहेंगे बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहेंगे। दूसरा है दलपुंज। तो दलपुंज जो कलरफुल भाग होता है, पंखुड़ी होती है, उसे दलपुंज या कोरोला कहते हैं। सामूहिक रूप से जितनी पंखुड़ियां होंगी सबको दलपुंज कहेंगे। सिंगल एक भाग को हम कहेंगे दल या पेटल कहते हैं। ठीक, तो बाह्य दल के सिंगल एक भाग को सेपल और दलपुंज के सिंगल एक भाग को पेटल। ये तो हो गए सहायक जननांग। अब इसके बाद बारी आती है नर जननांग की और मादा जननांग की। तो जो पुष्प का नर जननांग होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम या पुमंग। ये कई होते हैं तो पुमंग कहलाते हैं। अगर सिंगल एक भाग की बात करेंगे तो हम इसे कहते हैं पुंकेसर, यहां लिख दे रहे हैं, या एंथर कहते हैं। सिंगल एक भाग हो, अगर एक की बात करेंगे तो एंथर कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। कई सारे हैं, सामूहिक रूप से हम उसे क्या कहेंगे, पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। यह पौधे का नर जननांग है। दूसरी बारी आती है गाइनोसियम की या मादा जननांग की, जो अधिकांश पौधों में सिंगल होते हैं, कुछ में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसे हम अगर एक है तो जायांग कहते हैं, सॉरी सामूहिक रूप से जायांग कहते हैं। एक होगा तो हम इसे स्त्री केसर या पिस्टल कहते हैं। ठीक, तो ये हो गए 4 भाग, जिसे हम कहते हैं नर जननांग, मादा जननांग और दलपुंज, बाह्य दल। इससे बात समझ लेते हैं। इसमें 2 चक्र होते हैं कुल मिला के, 2 प्रकार के अंग। एक होता है सहायक अंग या सहायक भाग। तो सहायक भाग में आते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स और दलपुंज, कोरोला। और दूसरा है जननांग। तो जननांग में आते हैं पुमंग तथा जायांग। तो इतना समझ आया आप लोगों को। सहायक जननांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये सहायक हैं, ये सिर्फ हेल्प करते हैं, ये मेन रूप से भाग नहीं लेते रंग जनन में। दूसरा है पुमंग और जायांग। पुमंग मतलब नर जननांग और जायांग मतलब मादा जननांग। अब आइए एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब तक हमने सामूहिक रूप से पढ़ा पूरे पुष्प की संरचना। अब इन दोनों पार्ट को हम डिटेल में अलग से पढ़ते हैं। तो ये जो भाग है इसे भी हमने बताया कि क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं सामूहिक रूप से। अगर सिंगल एक की बात करेंगे तो इसे पुंकेसर या एंथर कहते हैं या स्टेमन कहते हैं। ठीक, तो पुंकेसर का जो भाग होता है, इसके जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम परागकोश कहते हैं या पोलन सैक कहते हैं। ठीक, पुंकेसर का सबसे ऊपरी पॉइंट है, टोपी संरचना है, इसे हम परागकोश कहते हैं। और जिस भाग से ये जो पतली सी फिलामेंट दिख रही है, तंतु दिख रही है, इसे हम कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। ठीक, तो कुल मिला के नर भाग के 2 पॉइंट हैं, 2 भाग हैं। एक परागकोश, ऊपर गोल सी संरचना, जिसे हम पोलन सैक कहते हैं, नीचे पुतंतु या फिलामेंट होता है। ठीक, तो पुतंत के द्वारा ही परागकोश जुड़ा होता है। और जिस स्थान पर ये दोनों जुड़ते हैं या वो ऊतक जो इन दोनों को जोड़ता है, परागकोश और पुतंत को, उसे हम योजी या कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं इसे। मतलब परागकोश क्या है,
पुतंत के ऊपर लगी हुई टोपी की संरचना परागकोश या पॉलंसिया कहलाती है। योजी क्या है? पुतंतु और परागकोश को जोड़ने वाले ऊतक को हम योजी या कनेक्टिव कहते हैं। और पुतंतु एक पतली सी संरचना है जिससे परागकोश जुड़ा होता है। तो ये तीनों भाग हो गए पुंकेसर के। यही चीज़ देखना है कि जो परागकोश है इसे में महीन महीन पाउडर से संरचना भरी होती है, इसे हम परागकण या लघु बीजाणु कहते हैं या माइक्रोस्पोर कहते हैं। यह तो हो गया नर भाग। अब देखते हैं ये मादा भाग। ठीक, तो मादा भाग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से कहा जाता है जायांग, या इसका एक वचन क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। अगर सिंगल एक है तो स्त्री केसर, कई सारे हैं तो मुझसे क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। अब जायांग को अगर हम देखते हैं तो इसकी संरचना एक घड़े के समान दिखाई पड़ती है, मतलब नीचे से फूली हुई ऊपर जाके थोड़ी सी पिचक जाती है, मतलब सुराही नुमा हो जाती है। इसका जो सबसे ऊपरी पॉइंट है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं या स्टिग्मा कहते हैं। सबसे ऊपरी पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसका जो पतला भाग है इसे हम कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। और सबसे नीचे ये फूला हुआ भाग जो है इसे कहते हैं हम अंडाशय या ओवरी। ठीक, तो स्त्री केसर के तीन भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर फूला हुआ भाग है जहाँ पे आगे परागकण गिरता है। उसके बाद पतला वाला भाग वर्तिका और लास्ट वाला भाग अंडाशय। ठीक, अब इसी अंडाशय के जो फूला हुआ भाग है इसी में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम कहते हैं बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। इसी बीजांड में जो मादा युग्मक होता है या अंडकोशिका वो यहीं पे उपस्थित होती है। ठीक, तो ये हो गया संरचना पुंकेसर का और स्त्री केसर का। फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। पुंकेसर के तीन भाग, परागकोश, योजी, पुतंत। परागकोश सबसे ऊपर टोपी वाला भाग, योजी जो दोनों को जोड़ता है, पुतंत ये फिलामेंट वाला भाग। इस स्त्री केसर या जायांग के तीन भाग, सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, ये वाला भाग वर्तिका और इसे कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर कुछ संरचनाएं होती हैं, इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड में ही मादा युग्मक या अंडकोशिका का निर्माण होता है। तो ये हो गया पुष्प की संरचना। बच्चों ये तो भी हमने देखा मतलब कैसे फूल में क्या क्या होता है। आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि फूल में होता क्या क्या है। इन भागों को हम सामूहिक रूप सामने एकदम देखते हैं। तो ये है एक फूल, देखा होगा आप लोगों ने, सामान्य नाम है गुड़हल या वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक, अब आइए देखते हैं कि इसमें जो हमने पढ़ा वो सारे भाग हैं कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो गुड़हल के फूल अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट आता है जिससे फूल जुड़ा होता है। यहाँ एक लंबी सी डंडी होती है जिससे फूल पौधे से जुड़ा होता है। ये वाली डंडी, इस वाले भाग को हम कहते हैं पुष्प वृंत। मतलब फूल का वह भाग या पौधे का वह भाग जो फूल को जोड़ता है इसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। ये मैं भूल गया था बताना, या इसे पेडिकल कहते हैं। ठीक, तो ये वाला भाग आप देख रहे हैं तो इसमें टूट गया है, ये वाला भाग है पुष्प वृंत। ठीक, इसके बाद कुछ फूलों में बाह्यदल के अलावा एक अतिरिक्त चक्र पाई जाती है। जैसे गुड़हल में एक अतिरिक्त चक्र पाई जाती है, ये देखिए 5 की संख्या में पतले पतले छोटे से हैं, इसे हम कहते हैं अनुबाह्य चक्र, अनुबाह्यदल चक्र, या इसे इपिकैलिक्स कहते हैं। ये सब में नहीं पाई जाती, ये कुछ पौधों में पाई जाती है। ये हो गया अनुबाह्यदल चक्र। अब आते हैं सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे, से हम कहते हैं, हमने अभी बताया कैलिक्स या बाह्यदल। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये हरी वाली पत्तियां जो हैं इसे हम कहते हैं बाह्यदल चक्र, बाह्यदल पुंज या कैलिक्स। ये सामूहिक रूप से जैसे हम कैलिक्स कह रहे हैं। अगर सिंगल इसके हम एक पार्ट को अलग कर लें, सिंगल एक पार्ट को अलग कर लिया जाए तो इसे हम कहते हैं सेपल कहते हैं। सिंगल एक पार्ट सेपल कहलाएगा। सामूहिक रूप से
कैलिक्स कहलाएगा। तो ये तो हो गया बाह्यदल। ये देख सामान्य रूप से हरा हरा होता है। इसका प्रमुख काम है पुष्प को बांधे रखना अंदर की ओर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना करके थोड़ा भोजन बनाना। इसके बाद बारी आती है इस कलरफुल पार्ट की। कलरफुल पार्ट, तो अभी हमने बताया कि कलरफुल पार्ट को क्या कहते हैं, कलरफुल पार्ट को कहते हैं दलपुंज, या हम अपनी भाषा में पंखुड़ी कहते हैं, दलपुंज कहेंगे या क्रोला कहते हैं। कई सारे हैं इसमें, सबको हम दलपुंज कहेंगे। अगर हम सिंगल एक को निकाल के अलग कर लें, एक की बात करेंगे तो अब इसे दल कहेंगे या पेटल कहते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। दलपुंज के एक भाग को हम पेटल कहेंगे, बाह्य दलपुंज के एक भाग को हम सेपल कहेंगे। तो ये क्या है, ये पेटल है, ये दल है। ये सामूहिक रूप से क्रोला, सिंगल एक को पेटल। ये तो हमने देखा भी दो भाग। अब देखते हैं इसके जनन अंग। ये तो दोनों सहायक चक्र हैं, सहायक अंग हैं। अब देखते हैं जनन अंग। तो जनन अंग देखने के लिए हमें क्या करना है, सावधानी से इनके दलपुंजों को धीरे धीरे अलग करना है, इस फूल से अलग करना है। तो अगर आप चाहेंगे तो घर पे भी बड़े आराम से बैठ के देख सकते हैं। देख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या क्या होता है फूल में, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप गुड़हल की जो देसी प्रजाति होती है उसमें आप बहुत आसानी से इसका सारे भागों को अलग करके देख सकते हैं। स्टार्ट करें पहले वाले। बच्चों, हमने उसे कलरफुल पार्ट को मतलब बाह्य और दलपुंज को अलग कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ जो बचा हुआ है इस फूल में, ये उसके जनन अंग है। ठीक, इसमें दोनों जनन अंग हैं, नर जनन अंग भी है, मादा जनन अंग भी है। एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि यदि किसी फूल में दोनों चीज़ें, नर जनन अंग और मादा दोनों उपस्थित हैं, तो उस फूल को हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे कि गुड़हल, सरसों, ये सब क्या है, द्विलिंगी फूल हैं। इसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। और यदि किसी फूल में सिर्फ एक पार्ट हो, चाहे नर पार्ट हो या मादा पार्ट हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, एकलिंगी फूल कहेंगे। ठीक, जैसे कि गेंदा वाला पार्ट है, गेंदा फूल। अब आइए देखते हैं इसके हम पार्ट्स को। तो ये देख रहे हैं, आप लोगों ने गुड़हल में देखा भी होगा कि कुछ इस प्रकार की एक होती है जिसमें पीले पीले भाग लगे होते हैं, ऊपर पीला पीला भाग होता है। तो जिस पार्ट में, या जो पीला पीला पार्ट हमें दिखाई पड़ता है, ये पौधे का नर जननांग है, ये है पुंकेसर। अगर हम पुंकेसर को टच करेंगे तो आप देखिएगा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे परागकण दिखाई पड़ते हैं पीले कलर के, ये इसके परागकण हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो पीला वाला पार्ट है ये पुंकेसर है, और पीला वाला पार्ट एक बहुत ही महीन सी फिलामेंट से जुड़ा होता है। तो पूरा पुंकेसर हो गया, परागकोश और फिलामेंट, ये हो गया इसका नर भाग। अब आते हैं इसके मादा भाग पर। तो ये इसका मादा भाग है, ये पौधे का मादा भाग है। अभी हमने बताया कि जायांग क्या होता है, पौधों में सामान्य रूप से एक जायांग होता है। जैसे अगर आप सरसों देखेंगे तो एक जायांग होगा, लेकिन गुड़हल में इसमें टोटल 5 जायांग हैं। ठीक, तो अगर जायांग की संख्या एक से ज़्यादा होती है तो हम उससे क्या कहते हैं, हम उससे बहुयुक्ता अंडपी कहते हैं। मतलब बहुत से अंडप हैं इसमें, इसके भाग को अंडप कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया जो पीला वाला पार्ट है, ये नर भाग है, पुंकेसर है। ये जो लाल वाला पार्ट है देख रहे हैं आप लोग, ये ऊपर फूला हुआ है, नीचे पतला है, नीचे पतला है, इसे हम जायांग कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि जायांग के अंदर क्या होता है। हम अंडा से दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा हमें एक नर जननांग मिल गया। ये इसका ऊपर वाला पार्ट वर्तिकाग्र हो गया, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ये पतली सी नली जो है इसे हम स्टाइल कहते हैं या वर्तिका कहते हैं। और ये देखिए नीचे फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग है, इसे हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। ठीक, तो स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और ये नीचे वाला भाग अंडाशय या ओवरी। यदि हम इस ओवरी को फोड़ के बाहर निकालें, इसे थोड़ा सा पंच करें किसी चीज़ से, इस ओवरी को अंडाशय को फोड़ते हैं किसी चीज़ से, देखिए इसमें महीन महीन दाने से संरचना निकलती है। ये देखिए इसमें महीन महीन दाने ऐसे संरचना निकलती है, वाइट वाइट कलर का दाने से संरचना है। इसी संरचना को हम कहते हैं ओव्यूल या बीजांड। इसी के अंदर मादा युग्मक का या अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन होगा आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपकी शंका का समाधान कर दिया जाएगा।
ये तो भी हमने पढ़ा पुष्प की संरचना, पुष्प में क्या क्या होता है, देख भी लिया कि क्या क्या होता है। अब एक बार संक्षिप्त रूप से हम लैंगिक जनन पढ़ते हैं कि कैसे होता लैंगिक जनन, फिर उसके बाद हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे पुंकेसर के बारे में। तो जैसे ये अभी हमने बताया कि परागकोश है, यहाँ पे परागकण बनते हैं, नर भाग। परागकण यहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र पर आता है, चाहे इसी फूल का होगा या इसी जाति के किसी दूसरे फूल पर होगा। तो परागकण यहाँ से निकलेगा, वर्तिकाग्र पर आएगा, और परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ये मान लेते हैं परागकण आया, परागकण आएगा, इसमें अंकुरण होगा, एक पतली सी नलिका बनेगी, इसे हम कहते हैं पराग नलिका। पराग नलिका से पहुँचेगा बीजांड तक, और बीजांड से, उस पराग नलिका से होता हुआ नर युग्मक बीजांड में आएगा, और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी, और धीरे धीरे बीज का निर्माण, भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी से हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए था। आइए देखते हैं पुंकेसर की संरचना, पुंकेसर में क्या क्या होता है, कैसे बना होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, पहला भाग है परागकोश या पोलन सैक, दूसरा भाग है योजी, और तीसरा भाग है पुतंत। ठीक है, कुछ किताबों में क्या किया गया है कि योजी को इसका भाग नहीं बताया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ता है, उसमें होता है, इसलिए हम यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं। अगर हम चित्र बना के पढ़ लेते हैं इसे एक बार, ठीक, यह है पुंकेसर, तो यह है परागकोश। परागकोश पुतंत का वह भाग, सॉरी, परागकोश पुंकेसर का वह भाग है जिसमें परागकणों, या हम इसे कहते हैं लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण व विकास होता है। परागकोश क्या है, पोलन सैक क्या है, जैसे कि नाम से पराग मतलब परागकोश मतलब भाग, मतलब एक थैली से संरचना। तो परागकोश एक ऐसी थैली से संरचना है, टोपी से संरचना है, जिसमें परागकणों या अलग बीजाणुओं का निर्माण और विकास होता है। कभी आप देखेंगे तो परागकोश जो होता है ये एक द्विपालित संरचना है। द्विपालित मतलब कि परागकोश 2 पालियों का बना होता है। जैसे कि देख रहे हैं, एक पाली इसका ये वाला भाग और दूसरी पाली ये भाग, मतलब 2 भाग आपस में ऐसे 2 भाग आपस में जुड़े होते हैं। इसे हम कहते हैं द्विपालित संरचना। परागकोश द्विपालित संरचना है और 4 कोष्ठकीय होती है, मतलब 2 पालियां होती हैं और 4 कोष्ठक होते हैं। परागकोश में 2 पाली और 4 कोष्ठक होते हैं। अब इसे भी देखते हैं कि क्या 2 पाली का मतलब और 4 कोष्ठक का मतलब क्या है। यदि हम परागकोश को ऐसे काटते हैं बीच से, तो ये देखिए, ये पूरे परागकोश की संरचना बनाई गई है। ये पूरा परागकोश है, इसको हम काटे, सेक्शन काटा गया है। अब देखिए, एक भाग ये वाला भाग और एक इधर वाला भाग। इधर वाला भाग 1 पाली ये हो गया, इधर वाला भाग 1 पाली ये हो गया। तो टोटल 2 पालियां होती हैं, 2 भाग होते हैं परागकोश में, और दोनों भागों में अलग अलग 2-2 चैम्बर हैं। देखिए 2-2 कोष्ठक बनाए गए हैं, मतलब एक पाली में 2 कोष्ठक, अगली पाली में 2 कोष्ठक। तो कुल मिला के परागकोश क्या है, द्विपालित है और 4 कोष्ठकीय संरचना है। 2 पालियां हैं, 4 कोष्ठक हैं।
ये जो कोष्ठक हैं इसी को हम इन कोष्ठकों को कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। यही से कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जो परागकण में 4 कोष्ठक हैं, इस कोष्ठकों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी या परागधानी भी कहते हैं। इसमें लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। इन्हीं परागधानियों में महीन महीन कण होते हैं जिसे हम परागकण कहते हैं। इन्हीं परागधानियों में परागकणों का निर्माण होता है, परागकण कहते हैं या लघु बीजाणु कहते हैं। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। इसे देखते हैं परागकोश क्या होता है। परागकोश एक द्विपालित और चतुर्कोष्ठकीय संरचना है। 4 कोष्ठक होते हैं, दोनों पालियों में 2-2 कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठकों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम या परागधानी कहते हैं। ठीक, इन परागधानियों में या लघु बीजाणुधानियों में महीन महीन पाउडर से संरचना होती है जिसे हम नर युग्मक या लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। यही परागकण नर युग्मक होते हैं। ठीक, तो ये हो गया परागकोश की। अब आगे पढ़ते हैं हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब कभी भी किसी भी शब्द के साथ जनन जुड़ जाए, जेनेसिस जुड़ जाए, इसका मतलब है उसी का निर्माण होना। जैसे कि यहाँ लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। सब साधारण भाषा में लघु बीजाणुओं का निर्माण ही क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु जनन। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से माइक्रोस्पोर मदर सेल से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया फिर से देखते हैं कि लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो मात्र कोशिका से ही आगे युग्मकों का निर्माण होता है। अब इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल से लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है वही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में क्या होता है? परागकोश का परिवर्धन और विकास होता है। परागकोश का भी क्या होगा? वृद्धि होगी और विकास होगा। ठीक, तो ये प्रक्रिया है लघु बीजाणु जनन की। ये तो परिभाषा है। आगे डिटेल में देखते हैं कि कैसे लघु बीजाणु बनते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन सा विभाजन होता है, इससे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी? वो होगी इन चैम्बर्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे होती है। हम इस चीज़ को हम थोड़ा बाहर क्या कहते हैं जूम करके सेक्शन काट के पढ़ते हैं। ठीक, तो लघु बीजाणु धानियों में जो इसकी बाहरी एपिडर्मिस है, इसी के किनारों पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, इसे कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। मतलब इसमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिससे क्या कहा जाता है? हाइपोडर्मल सेल या अधोस्तरीय कोशिका।
यही अधोस्तरी कोशिका थोड़ी सी वृद्धि करके, मतलब विभाजन नहीं होता, सिर्फ वृद्धि होती है, विकास होता है, तो वृद्धि करके एक विशेष प्रकार की सेल्स बनाती हैं जिसे कहते हैं प्रपस्व कोशिका। प्रपस्व कोशिका कहते हैं, इसे कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक, सबसे पहले अधोस्तरी कोशिका, ये अधोस्तरी कोशिका हुई, इसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी तो क्या बनाएगा, प्रपस्व कोशिका बनाएगा। अब इस प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के कारण इसमें दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन के कारण दो प्रकार की कोशिका बनी। एक बनी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसे कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स। ठीक, एक कोशिका कौन सी बनी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनी, और दूसरी कोशिका बनी प्राथमिक लघुबीजाणु जनन कोशिका। इसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। ठीक, फिर से देखते हैं। सबसे पहले कौन सी कोशिका है, अधोस्तरीय हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं। इन हाइपोडर्मल सेल्स में जब डिवीजन थोड़ी इसमें वृद्धि होती है, बड़ी होती हैं, फूलती हैं, तो एक अलग कोशिका बनाती है, इसे हम कहते हैं प्रपस्व कोशिका। प्रपस्व कोशिकाओं में आगे विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिका बनाई। एक कोशिका बना प्राथमिक भित्तीय कोशिका जिसे हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी कोशिका बनी प्राथमिक लघुबीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। कितना कंफर्म हुआ, अधोस्तरी, एक क्रम याद रखिएगा, आसानी होगी याद करने में। तो सबसे पहले अधोस्तरी, फिर प्रपस्व कोशिकाएं, डिवीजन हुआ कौन सा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनी, दूसरी बनी प्राथमिक लघुबीजाणु जनन कोशिका। जैसे कि नाम से पता चला, भित्तीय मतलब ये भित्ति बनाती होगी, और लघुबीजाणु जनन मतलब लघुबीजाणुओं का निर्माण करता होगा। फिर अब आगे देखते हैं, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है इसमें पुनः विभाजन होता है, और ये पुनः विभाजन होकर तीन प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। तीन प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये विभाजित होती रहती लगातार, और विभाजित होकर ये तीन प्रकार का लेयर बनाती है। ये अलग अलग कोशिकाओं का तीन प्रकार की लेयर बनाती है, जिसमें सबसे बाहरी लेयर जो होती है, सबसे बाह्य लेयर होती है, उसे हम कहते हैं अंतःस्तर। अंतःस्तर इसे कहते हैं एंडोथीसियम। ठीक, सबसे पहले लेयर होगी अंतःस्तर, एंडोथीसियम। इसके बाद होती है मध्य स्तर या मिडिल लेयर, लास्ट लेयर होगा जिसे हम कहते हैं टेपिटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आगे। ठीक, फिर से देखते हैं एक बार इसे। अधोस्तरी कोशिका डिवाइड हुई, वृद्धि की, प्रपस्व कोशिका बनाई, समसूत्री विभाजन हुआ, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक लघुबीजाणु जनन कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका में विभाजन होता रहेगा, और ये विभाजन होते होते तीन प्रकार की विशेष कोशिकाओं की परत बनाने शुरू करेंगी। ये परत होंगी, सबसे पहले एक अंतःस्तर होगा जिसे एंडोथीसियम कहते हैं, फिर मध्य स्तर, मिडिल लेयर, और तीसरा है टेपिटम। यहाँ देखते हैं, ये भाग मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, 1 से 3 स्तर का सबसे बाहरी परत बनेगी जिसे हम कहते हैं अंतःस्तर, या इसे बाह्य स्तर भी कह सकते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। सबसे पहले ये लेयर बनी, ये हुई अंतःस्तर।
फिर इसके बाद 3 से 5 कोशिकाओं का लेयर बनेगा। इसे मध्य स्तर कहते हैं। ठीक, अंतःस्तर सबसे बाहरी वाली लेयर है। उसके बाद मध्य स्तर 3 से 5 कोशिकाओं का स्तर होगा, लगभग 3 से 5 लेयर होगी। और फिर होगा लास्ट में अंदर की ओर एक विशेष प्रकार की कोशिका होगी, इसे हम कहते हैं टेपिटम कोशिका। ये कोशिकाएं होंगी, इसे हम कहते हैं टेपिटम कोशिका। अब इस टेपिटम कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका मानी जाती है। अब इसका काम क्या है? टेपिटम कोशिकाएं क्या करती हैं? जो अंदर इसके लग बीजाणु होते हैं, जो विकसित हो रहे लग बीजाणु हैं, उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। टेपिटम कोशिकाएं क्या करती हैं? लग बीजाणुओं को पोषण देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है वह कौन सी कोशिकाएं हैं जो विकसित हो रहे लग बीजाणुओं को पोषण देती हैं, या टेपिटम कोशिकाओं का कार्य बताइए। तो टेपिटम कोशिकाएं ही विकसित हो रहे लग बीजाणुओं को पोषण देती हैं। तो ये हो गया 3 लेयर। अंतःस्तर, ये वाली लेयर जो ब्लैक इसके से बनाई गई है। मध्य स्तर 3 से 5 कोशिकाओं का लेयर होता है। ये भी क्या करते हैं? ये नए विकसित हो रहे लग बीजाणुओं को पोषण देती हैं। जो नए लग बीजाणु विकसित हो रहे होते हैं उन्हें ये पोषण देती हैं। और टेपिटम स्तर बोर्ड पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या करते हैं? विकसित हो रहे लग बीजाणुओं को पोषण देती हैं। ये तो हो गया प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 3 भाग। अब हम आते हैं अगला प्राथमिक लग बीजाणु जनन कोशिका पर। अब हम इसे हल्का सा मिटा रहे हैं, टेपिटम वाला स्तर। ये जो टेपिटम वाला स्तर था, इसी के अंदर बीच वाले भाग में होगा कुछ कोशिकाएं होंगी, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक लग बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। अब इन सेल्स में क्या होगा? अभी इसे मिटा रहे हैं। समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये एक विशेष प्रकार की कोशिका बनाएंगी, जिसे हम कहते हैं लग बीजाणु जनन मात्र कोशिका। लग बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगे, इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो प्राथमिक लग बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, इनमें समसूत्री विभाजन होगा और ये कोशिकाएं बनाएंगी लग बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक, अभी हमने इससे पहले बताया था, जब इसे बता रहे थे कि लग बीजाणु मात्र कोशिका ही आगे डिवाइड हो गया, क्या बनाएंगे? लग बीजाणु। ठीक, तो प्राइमरी लग बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, बनी लग बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसमें क्या होगा? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमेशा क्या होता है? अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, क्योंकि लग बीजाणु युग्मक है, इसीलिए इसमें गुणसूत्र आधे होंगे। लग बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक, कैसे देते हैं? प्राथमिक लग बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन, बनी लग बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो लग बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक प्राथमिक लग बीजाणु जनन से 4 माइक्रोस्पोर का, 4 लग बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यही है लग बीजाणु जनन, जिसमें लग बीजाणुओं का निर्माण होता है। आइए एक बार फिर से हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले कौन सी कोशिका? अधोस्तरी कोशिका, हाइपोडर्मस सेल्स। इन हाइपोडर्मस सेल्स में थोड़ी सी वृद्धि होगी तो ये बनाएंगे प्रपस कोशिका, आर्चीस्पोरल सेल्स बनाएंगे। क्रम याद रखिएगा, अधोस्तरी, उसके बाद प्रपसु। प्रपस में समसूत्री विभाजन होगा तो ये 2 प्रकार की सेल्स बनाएंगी। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जिसे कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, दूसरी प्राथमिक लग बीजाणु जनन कोशिका जिसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। अब इन दोनों सेल्स में लगातार विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इनमें लगातार विभाजन होगा तो ये 3 से 5 कोशिकाओं का स्तर बनाती हैं, जिसमें पहला स्तर होता है सबसे बाहरी स्तर अंतः स्तर या एंडोथीसियम होता है।
मध्य स्तर मिडिल लेयर होता है, और सबसे लास्ट का स्तर होता है टेपिटम। ठीक, टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ये तो हो गया भित्त वाली कोशिका का कार्य, भित्त वाली कोशिकाएं। इसके बाद होता है प्राथमिक लघु बीजाणु जन्म कोशिका, जिसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगी, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु क्या होते हैं? हमेशा अगुणित होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जो कुछ भी है ये सारी चीज़ें क्या है? द्विगुणित हैं। ये 2n नंबर में है, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? डबल है। सब में 2n नंबर में है गुणसूत्र, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये अगुणित है। इसी को हम नर युग्मक या नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया लघु बीजाणु या नर युग्मक, या इसे हम परागकण पोलन ग्रेन भी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं हम लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद, या हम इसे परागकण भी कहते हैं। मतलब क्या परागकण क्या होता है? अब इसे पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट अथवा पोलन ग्रेन, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि परागकण किसे कहते हैं, या लघु बीजाणु से आप क्या समझते हैं? तो लघु बीजाणु जो होता है वो पौधे का, या हम कह सकते हैं नर लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद, मतलब मेल गैमेटोफाइट जो होता है की प्रथम कोशिका है। ठीक, लघु बीजाणु परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। सबसे पहले इसी कोशिका का निर्माण होगा नए पौधे के रूप में। सबसे पहले ये कोशिका बनती है। अब इसकी संरचना कैसे होती है, मतलब होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है? ये आगुणित होता है। आगुणित मतलब n नंबर में, मतलब गुणसूत्र इसमें क्या होते हैं? हमेशा आधे होंगे, क्योंकि युग्मक है। दूसरी विशेषता क्या है कि एक कोशिकीय संरचना है। एक कोशिकीय है। तीसरी विशेषता क्या है कि ये जो इसकी भित्ति होती है, मतलब ये द्विभित्तीय होता है। मतलब पोलन ग्रेन जो होता है वो द्विभित्तियों से ढकी संरचना होती है, द्विस्तरीय होती है, 2 स्तरों का बना होता है। और संरचना इसकी गोल या अंडाकार हो सकती है। ठीक, फिर से देखते हैं लघु बीजाणु या परागकण क्या होता है? तो लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक, जो होती कैसे है? आगुणित, एक कोशिकीय, द्विस्तरीय मतलब डबल लेयर होता है, और आकृति में गोल या अंडाकार होती है। इसकी अगर हम बनावट देखें तो कुछ इसी प्रकार की संरचना होती है। ये अभी हमने बताया क्या कि क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। तो परागकण हमेशा डबल लेयर का बना होगा। एक इसकी जो बाहरी परत है और एक इसकी आंतरिक परत। तो इसकी जो बाहरी परत है इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। ठीक, परागकण के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। और परागकण का जो आंतरिक परत है इसे हम कहते हैं अंताचोल या इंटाइन। बाह्य चोल एक्साइन और अंदर वाला चोल अंताचोल या इंटाइन होता है। परागकण में कहीं कहीं पे ये छिद्र पाए जाते हैं। जैसे देखिए छिद्र दिखाई मतलब बनाया गया है। इन छिद्रों को हम कहते हैं जनन छिद्र। बाह्य परत में कुछ छिद्र होते हैं, इसे हम कहते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं इसे। और एक अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जिसे हम जनन केंद्रक कहते हैं। सॉरी, सिर्फ केंद्रक लिखेंगे फिर। तो इतनी चीजें होती हैं। सबसे बाहरी परत बाह्य चोल या एक्साइन,
इन बाह्यचोल पे महीन छिद्र होते हैं, इसे हम जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। अंदर की परत अंतःचोल कहलाती है और सबसे अंदर एक छोटा सा भाग होता है केंद्र कहते हैं। इन्हीं जनन छिद्रों से होकर एक संरचना बनती है, एक संरचना बाहर निकलती है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं पराग नलिका। पराग नलिका ऐसी संरचना होती है, इन्हीं जनन छिद्रों से होकर बाहर निकलती है। ये जनन छिद्रों से होकर बाहर निकलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें देखनी है कि बाह्यचोल बना किस चीज़ का होता है। तो जो बाह्यचोल होता है ये एक बहुत ही प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। याद रखिएगा कि बाह्यचोल किस चीज़ का बना होता है, बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन अब तक प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक पदार्थ है, जैव प्रतिरोधक पदार्थ है। अब इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता है, किसी भी जैविक क्रिया द्वारा इस स्पोरोपोलेनिन को नष्ट नहीं किया जा सकता है, यही इसकी खासियत है। और क्योंकि ये बाह्यचोल इसी का बना होता है जैसे जो कभी नष्ट नहीं होगा, तो ये भी जो ये पूरा का पूरा परागकण है हमेशा सदियों तक, मतलब सैकड़ों हजारों साल तक ऐसे कैसे बना रहेगा, नष्ट नहीं होता है। ये बहुत ही प्रतिकूलित वातावरण में, मतलब बहुत ठंडी बहुत गर्मी में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है जो बहुत ही प्रतिरोधक पदार्थ है। और जो अंतःचोल होता है ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। या पेक्टिन और सेलुलोज का या पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। दो चीज़ याद रखनी है, बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, बहुत ही प्रतिरोधक पदार्थ है। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो ये हो गया नर युग्मकोद्भिद या परागकण। आइए देखते हैं लघु युग्मक जनन। अब तक हमने पढ़ा परागकण। परागकण क्या होता है, अब हमें पढ़ना है कि परागकण में नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। तो यही है लघु युग्मक जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मतलब परागकण में नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लघु युग्मक जनन। मतलब परागकण में जब नर युग्मक बनेंगे वही प्रक्रिया है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो जो पूरी प्रक्रिया है ये दो चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में नीचे परागण से पूर्व होती है प्रक्रिया, और द्वितीय चरण में परागण के बाद की प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं परागण से पहले के, मतलब प्रथम चरण में क्या होगा। तो प्रथम चरण में परागण से पूर्व की प्रक्रियाएं होती हैं। जब परागकण परागकोश में होगा, उसी समय जब परागकोश, बना देते हैं एक बार, जब परागकण इसके अंदर होगा तभी इसमें क्या होगा, ये भी पढ़ाएगा कि न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसका जो केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के कारण ये जो केंद्रक है दो भागों में बटेगा, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। बड़ा केंद्रक बनाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वर्धी केंद्रक। जो छोटा केंद्रक है इसे हम जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, मतलब जब परागकण परिपक्व हो जाएगा, परागकोश परिपक्व हो जाएगा, तो उस समय परागकण का केंद्रक डिवाइड होकर दो केंद्रक बनाएगा, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। ये तो होगा परागकण के पहले की प्रक्रिया, परागण से पहले की प्रक्रिया प्रथम चरण में आती है। अब आगे पढ़ते हैं। तो दूसरे चरण में क्या होता है कि वो दूसरे चरण में जब परागण हो जाता है, जैसे ये परागकण है, परागकण यहाँ से निकल के पहुँचेगा यहाँ तक वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र क्या होता है, वो उस पर हल्का सा चिपचिपा तरल पदार्थ लगा होता है। उसी तरल पदार्थ को ये परागकण अवशोषित करेगा और अवशोषित करके फूल जाता है। और फूल कर जब फूल जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो इस समय इसमें पराग नलिका का निर्माण होगा। ठीक, अब उस समय जैसे यहाँ पे परागकण पहुँचा, पराग नलिका बनी, और पराग नलिका से होते हुए जो इसमें युग्मक होंगे वो पहुँच जाएंगे बीजांड तक। अब इस चीज़ को हम बाहर देखते हैं।
ये भी हमने देखा था, इसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था और एक जेनेटिव न्यूक्लियस था। मतलब एक वर्धी केंद्रक और एक जनन केंद्रक। ये कब था? जब परागण से पहले की प्रक्रिया ये बना था। जब परागण हो जाएगा तो इसका जेनेटिव न्यूक्लियस है, इसमें विभाजन होगा। जेनेटिव न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के बाद दो मेल गैमीट का निर्माण होगा। ठीक, दो नर युग्मक बनेंगे, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये जो जेनेटिव न्यूक्लियस है ये दो भागों में बटेगा और दो नए नर युग्मक बनेंगे। इन्हीं युग्मकों को कहेंगे हम नर लघु नर युग्मक या नर युग्मक या लघु युग्मक कहते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसका जो आंतरिक भाग है, ये वाला भाग, ये बाहर क्यों निकलेगा? जनन क्षेत्र से। और इस संरचना को हम कहेंगे पराग नली या पॉलन ट्यूब। ठीक, जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो पराग नली बनेगी। पराग नली से होता हुआ ये जो दोनों नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक दूसरा नर युग्मक पहुंचेगा बीजांड तक, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है या इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा, अपने आप डिजनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा है लघु युग्मक जनन। फिर से देखते हैं एक बार। परागण हुआ, परागण के बाद परागकण पहुंचा वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इसका जो जेनेटिव न्यूक्लियस है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बनाएगा और ठीक इसी समय पराग नलिका बनेगी और उसी पराग नलिका से होता हुआ दोनों नर युग्मक पहुंचेंगे बीजांड तक। यहाँ पर मादा युग्मक या अंडकोशिका से फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करेंगे। तो इतना पूरा हो गया पौधे का लैंगिक जनन का पहला भाग, जिसमें हमने लास्ट तक पढ़ा नर युग्मक लघु युग्मक। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके आगे के टॉपिक पे, जो है मादा जननांग या जायांग क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कौन कौन संरचनाएं हैं, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।